हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज से यहाँ पर एक नई तरह की क्लास शुरू की जा रही है हमारे चैनल में। इसमें उत्तराखंड से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, जो वनडे एग्जाम जैसे कि ग्रुप सी और ग्रुप सी वीपीडीओ वीडियो इत्यादि एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर एक टॉपिक वाइज एमसीक्यू की क्लास स्टार्ट की जाएगी। ठीक है। और इसी तरह जो अन्य टॉपिक अन्य सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री पॉलिटी या अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी इत्यादि की क्लास भी इसी तरह से शुरू की जाएगी। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम उत्तराखंड की टॉपिक यहाँ पर हम लेंगे। तो यहाँ पर जो क्लासेस होंगी टॉपिक वाइज होंगी और उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चन की ना विस्तृत व्याख्या यहाँ पर की जाएगी। ठीक है। तो जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उत्तराखंड का इतिहास होगा, और उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत जो टॉपिक होगा कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश होगा। ठीक है। तो इस टॉपिक से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे और प्रत्येक प्रश्न की वहाँ पर व्याख्या करेंगे। इससे फायदा ये होगा, प्रश्न के साथ साथ उसका उत्तर तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे ही, उसके साथ साथ जो अन्य फैक्ट हैं उस प्रश्न से संबंधित उसको भी हम यहाँ पर जान लेंगे। ठीक है। और अगर हमारा जो इससे फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन के साथ साथ अन्य जो फैक्ट हैं वो भी हमारे कवर हो जाएंगे, और इसका जो हमको सीधा फ़ायदा होगा एग्जाम में। ठीक है। वनडे एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जो प्रश्न होते हैं और उनके संबंधित फैक्ट। ठीक है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसे कि पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था? ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी है बसंत देव। तो उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन है? बसंत देव है। अब इसके साथ हम जान लेते हैं जो कार्तिकेयपुर राजवंश था इसके विषय में। ठीक है। तो सन 700 एडी, तो 700 एडी या 700 ईस्वी जो इसका टाइम पीरियड माना जाता है कि इस वंश की स्थापना की गई थी बसंत देव के द्वारा सन 700 एडी में। ठीक है। उत्तराखंड में। और बसंत देव को ही वासुदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आप अगर ऑप्शन में इस तरह से वासुदेव लिखा भी आ जाएगा तो आप उसको भी सेम यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है। बसंत देव या वासुदेव के द्वारा 700 एडी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना की गई थी। अब इसके बाद बात आती है जो कार्तिकेयपुर राजवंश था, इसकी यहाँ पर 3 परिवार में ये अलग अलग शासन इसका चला था। ठीक है। तो 700 एडी से माना जाता है कि लगभग 11वीं सदी तक लगभग 1030 या 50 एडी के आसपास इसका शासन रहा था। ठीक है। तो शासन समाप्ति के विषय में यहाँ पर कोई निश्चित पुख्ता प्रमाण हमको नहीं मिलते हैं। तो ऐसा मतलब फिर भी हम मान लेते हैं कि 1030 से 50 एडी के मध्य में इसका जो था शासन टाइम पीरियड रहा था। ठीक है। ऐसा इतिहासकारों के माध्यम से हमको यहाँ पर पता चलता है। तो बात आती है कि यहाँ पर 3 जो मुख्य परिवार थे इस वंश के अंतर्गत, 3 मेन परिवार थे। ठीक है। उन्होंने शासन किया था। तो जो पहला परिवार था वो उसका नाम था यहाँ पर जिसकी स्थापना बसंत देव ने करी थी। ठीक है। तो बसंत देव के अंतर्गत हो गया, पहला बसंत देव था। बसंत देव के बाद जो अगला था वह था निम्बर। ठीक है। निम्बर वंश था। और अंतिम था सलोड़ादित्य। ठीक है। सलोड़ादित्य जो यहाँ पर वंश था। तो वसंत देव वाला जो परिवार था ना, इसका संस्थापक तो यही था, वसंत देव था। और इसमें वसंत देव के बाद एक खरपर देव करके नाम आता है। जो विभिन्न जो अभिलेख मिले हैं ताम्रपत्र और शिलालेख, उनमें इन सभी का नाम अंकित है। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो टोटल 3 परिवार थे और इन 3 परिवारों के अंतर्गत 14 शासकों ने यहाँ पर शासन किया था। तो ये भी हमको जान लेना है। टोटल कितने परिवार थे? 3। ठीक है। वसंत देव के अंतर्गत जो पहला जो यहाँ पर हमको शाखा या परिवार देखने को मिलता है, दूसरा निम्बर के अंतर्गत निम्बर वंश, और तीसरा सलोड़ादित्य। वसंत देव में पहला शासक वसंत देव था, दूसरा जो था उसका नाम था खरपर देव। खरपर देव के बाद यहाँ पर कल्याण राज या अधिध्वज भी उसको कहा जाता था। और जो इस पहले वाले परिवार का अंतिम शासक था उसका नाम था त्रिभुवन राज। क्या नाम था? त्रिभुवन राज। ठीक है। त्रिभुवन राज के बाद जो अगला वंश आया वो निम्बर था। निम्बर वंश का जो संस्थापक था उसका नाम निम्बर ही था। ठीक है। तो पहला कौन था इसका? निम्बर ही था। निम्बर के बाद जो अगला आता है उसका अभी हम आगे देखेंगे। तो निम्बर के बाद अगला आता है यहाँ पर इष्टगण। इष्टगण के बाद आता है ललित सूर्यदेव, और ललित सूर्यदेव के बाद भूदेव आता है। सलोड़ादित्य जो राजवंश था, यहाँ पर सलोड़ादित्य में जो अंतिम था उसका नाम था सुभिक्षी राज। ठीक है। सलोड़ादित्य का जो संस्थापक था उसका नाम था इच्छड़देव। संस्थापक का नाम क्या था? इच्छड़देव था। और जो अंतिम था उसका नाम था सुभिक्षी राज। ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रत्येक परिवार या वंश है उसका पहला और हमको अंतिम पता होना चाहिए। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जान लेना है कि उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन है? बसंत देव को माना जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्तिकेयपुर राजवंश की लोक भाषा क्या थी? ठीक है। लोक भाषा का मतलब होता है आपसी जो स्थानीय लोग जो आपसी बोलचाल में प्रयुक्त करते हैं उसको हम लोक भाषा बोलते हैं। ठीक है।
तो कार्तिकेयपुर राजवंशी की लोक भाषा जो थी उसका वह थी पाली भाषा। कौन सी भाषा थी? पाली। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो पाली भाषा बौद्ध धर्म से संबंधित थी। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिल रहा था। इसका मतलब था कि जब कार्तिकेयपुर राजवंश जब उस समय उसका जो शासन था उत्तराखंड में, यहाँ पर कौन से धर्म का यहाँ पर ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था, उसका नाम था बौद्ध धर्म का था, क्योंकि जो पाली भाषा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म, तो इसका प्रभाव यहाँ देखने को मिल रहा था। अब लोक भाषा का मतलब हमने समझा कि जो आपसी बोलचाल की भाषा होती है, जो लोग स्थानीय लोग अपने प्रयुक्त करते हैं, क्षेत्र या एरिया विशेष में जो लोग अपने आपस में बोलने के लिए प्रयुक्त करते हैं, उसको लोक भाषा कहते हैं। अब बात की जाए राजभाषा की, तो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजभाषा थी वह संस्कृत थी। ठीक है, यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकते हैं। राजभाषा का नाम था संस्कृत। अब राजभाषा क्या होती है? राजभाषा जो राजकीय कार्यों के लिए, शासन संबंधित कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तो उसे हम राजभाषा कहते हैं। अभी आपको यहाँ पर जो कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित जितने भी आपको यहाँ पर अभिलेख मिलेंगे, शिलालेख या जो ताम्रलेख मिलेंगे, उन सब में राजभाषा का ही प्रयोग, संस्कृत का प्रयोग किया गया है। तो आगे अगर इसमें हम क्वेश्चन में देखेंगे कि जो अभिलेख मिले हैं, ताम्रपत्र हो चाहे शिलालेख हो, तो उसमें संस्कृत भाषा में वो सारे लिखे गए हैं। तो यहाँ पर हमको दो बातें पता चली। कार्तिकेयपुर राजवंश की जो लोक भाषा थी यानी स्थानीय भाषा बोलचाल की, वो पाली थी, और जो राजभाषा थी वह संस्कृत थी। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। और इसके अतिरिक्त आपसे एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर देना है कि संस्कृत जो भाषा है यह कौन सी लिपि के अंतर्गत आती है, यानी संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है। ठीक है, तो ये हिंदी का क्वेश्चन है यहाँ पर वैसे, लेकिन आपको शायद पता भी होगा, तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे कि जो संस्कृत भाषा है यह कौन सी लिपि के अंतर्गत आती है। इसकी लिपि का नाम आपने बताना है। ठीक है, तो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, पाली भाषा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आदिगुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपना देह त्याग कब किया था? तो जो आदिगुरु शंकराचार्य थे ये केदारनाथ आए थे, लेकिन यहाँ क्यों आए थे? ठीक है, किस समय पे ये आए थे, ये बात भी जाननी जरूरी होगी। तो देखिए, इसका यही फायदा होता है ना, एक क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पर ठीक है, हम उसका जो सॉल्यूशन होगा उसको करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उस क्वेश्चन के अन्य फैक्टर भी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो इससे हमारा क्वेश्चन होगा अच्छी तरह से मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे कुछ भी उसमें अन्य चीज कोई भी नहीं बच पाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो आदिगुरु शंकराचार्य थे, केदारनाथ में अपना देह त्याग इन्होंने किया था सन 820 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर है, 820 में इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था। और 820 एडी के टाइम पे उत्तराखंड में किस वंश का शासन था? कार्तिकेयपुर राजवंश का शासन था। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आदिगुरु शंकराचार्य जब उत्तराखंड में यात्रा पर आए थे तो उन्होंने उस समय यहाँ पर किस राजवंश का शासन था? तो किसका था? कत्यूरियों का था। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश का शासन था। अब यहाँ पर बात आती है जो उस समय कत्यूरी शासक कौन होगा? तो 820 एडी के टाइम पीरियड में जो कत्यूरी शासक था वह उसकी जो द्वितीय शाखा हमने पढ़ी थी निम्बर, तो निम्बर के अंतर्गत जो आता था ईस्ट गणदेव। कौन आता था? ईस्ट गणदेव। ठीक है, तो ईस्ट गणदेव जो था यह उस समय कत्यूरी शासक था। तो इसके टाइम पीरियड पर जो आए थे शंकराचार्य जी उत्तराखंड में आए थे। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में आए क्यों थे? तो उस समय अभी हमने जैसे देखा उत्तराखंड में उस समय क्या हो रहा था ना, जो पाली भाषा थी, लोगों की जो स्थानीय भाषा थी पाली भाषा थी। इससे हमको क्या पता चला कि यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लग गया था। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए शंकराचार्य जी दक्षिण भारत से यहाँ पर आए थे उत्तराखंड में, उत्तर भारत में। ठीक है, तो वैसे शंकराचार्य जी का जो जन्म स्थान है वो केरल है। केरल के गाँव में इनका एक जन्म हुआ था। ठीक है, शंकराचार्य जी का। तो हिंदू धर्म को यहाँ पर पुनरुद्धार करने के लिए, पुनर्स्थापन उसका करने के लिए ये केरल से, दक्षिण भारत से यहाँ आए थे उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर फिर कुछ कार्य भी किए होंगे। तो इन्होंने यहाँ पर दो काम किए मेन। तो यहाँ पर जो समय केदारनाथ मंदिर था, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन दोनों मंदिरों का जो पुनरुद्धार था या जीर्णोद्धार था, ये शंकराचार्य जी ने ही किया था, केदारनाथ और बद्रीनाथ का जीर्णोद्धार। ठीक है, तो बद्रीनाथ में तो इन दोनों का जीर्णोद्धार इन्होंने किया था शंकराचार्य जी ने। और इसका हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि अभी जैसे जो केदारनाथ मंदिर के पुजारी होते हैं वे केरल के एक नंबूदरी समुदाय होता है, ब्राह्मण वर्ग होता है, तो वही पूजा केदारनाथ में कर सकते हैं। ठीक है, उन्हीं को केदारनाथ मंदिर में पूजा करने का अधिकार होता है। तो अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि केरल के ब्राह्मण भला यहाँ क्यों पूजा करने आते हैं, उन्हीं को यहाँ पर अधिकार क्यों दिया गया है केदारनाथ में, क्योंकि शंकराचार्य जी के टाइम से ये परंपरा चली आ रही है। शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, इन मंदिरों का। ठीक है, यहाँ कई प्रकार की जो शिलाएं हैं उनको स्थापित किया था।
तो इसलिए यह रीजन है। तो यहाँ पर केदारनाथ मंदिर में कौन से कहाँ के जो ब्राह्मण पूजा करते हैं, तो केरल के नंबूरी, ठीक है, नंबूदरी या नंबूरी आप इसको देखेंगे तो ये एक समुदाय है ब्राह्मणों का, ये पूजा करता है। उसी प्रकार बद्रीनाथ में भी यहाँ पर जो कर्नाटक के मैसूर, कर्नाटक राज्य के मैसूर के एक जंगम समुदाय के ब्राह्मण होते हैं। कौन से? जंगम समुदाय के, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बद्रीनाथ मंदिर में जंगम समुदाय के जो ब्राह्मण होते हैं वे पूजा करते हैं। तो यानी कि दक्षिण भारत के, यहाँ उत्तर भारत में, तो इस तरह से एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया था? शंकराचार्य जी ने किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, 820 AD में शंकराचार्य जी ने केदारनाथ में अपना देह त्याग कर लिया था, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र काफी महत्वपूर्ण ताम्रपत्र है। इससे कत्यूरी वंश के बारे में, हमको जानकारी पता चलती है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो है इससे किस राजवंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो उसका नाम है कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब बात आती है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है जोशीमठ चमोली से। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ से? चमोली या जोशीमठ से इसको प्राप्त किया गया है। और इसमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? देखिए, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है जो, इसमें यहाँ पर मेनली यहाँ पर 4 राजाओं के नाम है, 3 राजाओं के नाम है इसमें। तो यहाँ पर सबसे जो मेन है उसका नाम है ललित सूर्यदेव, ठीक है, ललित सूर्यदेव। ललित सूर्यदेव कौन से वंश का था? ये जो कार्तिकेय राजवंश की जो दूसरा परिवार था, निम्बर, ठीक है, हमने उसके बारे में पढ़ा था। तो निम्बर जो परिवार था इसके अंतर्गत ललित सूर्यदेव का नाम आता है। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूर्यदेव का नाम है, ठीक है। और दूसरा एक सुभिक्षी राज है, उनका भी नाम है सुभिक्षी राज का, ठीक है, सुभिक्षी राज का नाम भी इसी में मौजूद है। तो ये है। और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो है यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। जैसे आप सभी को पता है, कार्तिक जो कत्यूरी लोग थे, इनकी जो भाषा थी, राजकीय भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। तो इसलिए जो ये ताम्रपत्र या अभिलेख लिखाएंगे ये भी इसी राजभाषा में ही लिखाएंगे। तो इसलिए जो ये ताम्रपत्र है संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही जो ललित सूर्यदेव है, ये इस वंश का सबसे प्रतापी शासक इसी को माना जाता है, ललित सूर्यदेव को, ठीक है। कार्तिकेयपुर राजवंश का सबसे प्रतापी शासक कौन माना जाता है? ललित सूर्यदेव को माना जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कत्यूरी शासक त्रिभुवन राज के समय बंगाल के किस शासक ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था? अब यहाँ पर जो त्रिभुवन राज है यह कौन से परिवार से संबंधित था? जो कत्यूरी जो वंश का प्रथम परिवार था ना, वसंत देव ने जिसकी स्थापना करी थी। तो वसंत देव के बाद जो आया था उसके बाद था खरपर देव, खरपर देव के बाद आया था कल्याण राज, कल्याण राज के बाद अगला जो आया था उसका नाम था त्रिभुवन राज। यानी जो पहला परिवार था, पहली शाखा थी, पहले परिवार का अंतिम जो शासक था वो कौन था? त्रिभुवन राज ही था, ठीक है, त्रिभुवन राज। तो त्रिभुवन राज जब शासन कर रहा था, इसके टाइम पे बंगाल का एक शासक था, प्रतिहार वंश का वो शासक था, ठीक है, प्रतिहार वंश का शासक था, उसका नाम था धर्मपाल। क्या नाम था उसका? धर्मपाल। तो धर्मपाल ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो त्रिभुवन राज के समय बंगाल के जो शासक थे धर्मपाल, उन्होंने यहाँ पर आक्रमण कर दिया था उत्तराखंड में। अब इसी हो सकता है इसी आक्रमण का परिणाम ये हो कि यहाँ पर जो त्रिभुवन राज है उसको उन्होंने हरा दिया होगा, और उसके बाद जो अगला परिवार है निम्बर, तो निम्बर ने यहाँ पर निम्बर वंश की स्थापना कर दी हो, ठीक है। तो इस तरह के फैक्ट आपस में यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मपाल, ठीक है। ये था बंगाल का शासक जिसने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है जो 6 है, कत्यूरियों ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से कहाँ स्थानांतरित करी थी? तो यहाँ पर जो कत्यूरियों की प्रथम राजधानी थी ना, वह कार्तिकेयपुर थी, ठीक है। कार्तिकेयपुर कहाँ पर है? यह जोशीमठ के पास का इलाका है जो चमोली जनपद में स्थित है। तो चमोली के जोशीमठ के आसपास के इलाका माना जाता है कार्तिकेयपुर। एग्जैक्ट लोकेशन उसकी अभी पता नहीं है, ठीक है। कई लोग तो उसको रुद्रप्रयाग जनपद में भी मानते हैं, लेकिन मोस्टली जो इतिहासकार है इसको कहाँ मानते हैं? कार्तिकेयपुर को जोशीमठ चमोली के एरिया के अंदर इसको मानते हैं। तो यहाँ पर कत्यूर ने क्या किया कि कार्तिकेयपुर से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी। कहाँ? कत्यूर बैजनाथ में। तो कत्यूर घाटी जो बैजनाथ बागेश्वर वाला इलाका था, वहां इन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
अब बात आती है कि राजधानी इन्होंने अपनी बदली क्यों क्यों स्थानांतरित करी। तो इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि जो कार्तिकेयपुर जोशीमठ वाला इलाका है, वहाँ से जो डोटी शासक थे, यानी नेपाल डोटी का इलाका था, वो नज़दीक था। ठीक है, जैसे आपने लोकेशन देखी होगी वहाँ की, तो कहाँ पर है जोशीमठ की, तो हो सकता है वहाँ बाह्य आक्रमण का डर हो। ठीक है, बाह्य आक्रमण का डर हो सकता है उनको। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि जो वहाँ पर जोशीमठ और चमोली वाला इलाका है, भूकंप और भूस्खलन की दृष्टि से अति संवेदनशील है। तो वहाँ पर जो आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं, उसकी वजह से भी इन्होंने हो सकता है कार्तिकेयपुर से जो कत्यूर बैजनाथ में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी हो। ठीक है, कत्यूरी राजाओं ने। अब बात ये आती है कि कौन सा वो शासक था जिसने ये राजधानी स्थानांतरित करी। अब यहाँ पर इसके एकदम पुख्ता प्रमाण तो उपलब्ध नहीं है कि किसने ऐसा किया होगा, लेकिन माना जाता है जो अंतिम परिवार था इसका, सलोड़ादित्य का जो अंतिम शासक था सुभिक्षी राज का एक उत्तराधिकारी रहा हो सकता है, जिसका नाम था नरसिंह। क्या नाम था जिसका? नरसिंह। ठीक है, अब नरसिंह का एग्जैक्ट उल्लेख हमको अभिलेखों में मिलता नहीं है, तो इसलिए एकदम प्रमाणित हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नरसिंह ने ही कार्तिकेयपुर से कहाँ स्थानांतरित कर दी थी राजधानी? कत्यूर बैजनाथ में कर दी थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कत्यूर बैजनाथ। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है 7। कत्यूरियों के समय सौल्किक नामक पदाधिकारी का क्या कार्य होता था? अब जिस कत्यूरी शासन व्यवस्था थी, तो इसमें अलग अलग विभाग लोगों को दिए गए थे। ठीक है, राजकीय कार्य हेतु या शासन व्यवस्था को संभालने हेतु अलग अलग विभाग यहाँ पर लोगों को दिए गए थे। तो उसमें जो एक सौल्किक नामक अधिकारी का नाम होता था, वो किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन यहाँ पर ए। ठीक है, तो जो मुख्य कर अधिकारी होता था, कर या टैक्स जो वसूलने का काम करता था ना, उसको कहा जाता था सौल्किक। ठीक है, कत्यूरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत। और यहाँ पर जो वनों का रक्षक होता था, उसको भी हम जान लेते हैं क्या कहते थे, उसको कहा जाता था खंडपति। वनों के रक्षक को खंडपति कहा जाता था। दूत को, या जो दूत या गुप्तचर होता था, उसको कहा जाता था छूतक। ठीक है, और सीमाओं के रक्षक को कहा जाता था प्रांतपाल। ठीक है, सीमाओं के रक्षक को क्या कहा जाता था? प्रांतपाल कहा जाता था। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, जैसे कत्यूरी शासन व्यवस्था थी, तो इसे कहा जाता है उत्तराखंड का जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश। ठीक है, प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है किसको? कत्यूरी राजवंश को कहा जाता है प्रथम ऐतिहासिक राजवंश। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो सौल्किक किसे कहा जाता था? मुख्य कर अधिकारी, टैक्स जो कलेक्ट करता था, उसका जो अधिकारी होता था, उसको कहा जाता था सौल्किक। ऑप्शन ए प्रश्न का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जागर गाथाओं में किस कत्यूरी शासक को वीरमदेव की संज्ञा दी गई है? अब यहाँ पर वीरमदेव की संज्ञा दी गई है जागर गाथाओं में, तो उसका नाम है ब्रह्मदेव। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, ब्रह्मदेव को वीरमदेव की संज्ञा दी गई है। अब ये संज्ञा तो दी गई है, ठीक है, लेकिन जो ब्रह्मदेव माना जाता है, ये अत्यंत अत्याचारी और निरंकुश शासक था। अत्याचारी और निरंकुश शासक ये हुआ करता था ब्रह्मदेव। ठीक है, अब जब भी जो कोई भी शासक अत्याचारी या निरंकुश होता है ना, तो उसके बाद उस जो शासन होता है, जो वंश होता है, उसका अवसान शुरू हो जाता है, उसका पतन शुरू हो जाता है। ठीक है, चाहे उत्तराखंड का कत्यूरियों के अंतर्गत हो, या चाहे संपूर्ण भारत का हो, या विश्व में कहीं भी निरंकुश और अत्याचारी शासक जब होता है, तो उसके बाद उस वंश का पतन स्टार्ट होने लग जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मदेव के बाद ही यहाँ पर इस वंश का पतन होने लग गया था, और उसके बाद यहाँ पर चंद्र राजवंश की स्थापना हुई थी। जब आगे हम चंद्र राजवंश के विषय में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर उसको और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर इस तरह से इतिहासकार इस बात को मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात है कि ब्रह्मदेव को ही जागर गाथाओं में वीरमदेव कहा गया है। इसके अतिरिक्त एक चीज और है, ब्रह्मदेव जो है एक उत्तराखंड में फेमस वाक्य बोला जाता है, एक इस तरह से, तीले धारू बोला। ठीक है, तीलू धारो बोला, इस तरह से जो एक ये पंक्ति बोली जाती है। ठीक है, लोकोक्ति टाइप से हम इसको कह सकते हैं। तो ये जो संबंधित है ना, ये ब्रह्मदेव से ही संबंधित है, इसी के विषय में ये पंक्ति बोली जाती है। इसका मतलब होता है बार बार बोलना। ठीक है, बार बार बोलना, तीर धारो बोला, इसका मतलब क्या होता है? बार बार बोलना। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है किससे संबंधित है? ब्रह्मदेव से ही संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
तो अगला प्रश्न है, ठीक है, तो प्रश्न शुरू करने से पहले यहाँ पर देखिए जो हमारे द्वारा क्लास शुरू की जा रही है, तो इसमें आपको किस तरह से आप इसमें हमको बताइए कि किस तरह से क्लास का आपको लगा। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो हम इसे डेली कंटिन्यू रखेंगे और इससे हमको एक तरह से मोटिवेशन भी मिलेगा कि क्लास को इस तरह से अगर आपका अगर इसमें सकारात्मक हमको देखने को मिला, तो इसके अतिरिक्त यहाँ पर अन्य तरह की जो क्लासें हैं ना, जीएस की, जीके की, हिंदी की, इन सभी को भी यहाँ पर कंटिन्यू रखा जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अपनी फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताइए कि किस तरह से यहाँ पर आपको इसको क्लास को देखने पर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्तिकपुर राजधानी के अंतर्गत कत्यूरी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अगर इसको आपने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा तो हो सकता है इसका आंसर गलत भी दे सकता है कोई। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, कार्तिकीपुर राजधानी के अंतर्गत कत्यूरी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, सुभिक्षी राज। ठीक है, अब देखिए कार्तिकीपुर राजधानी के अंतर्गत जब तक राजधानी कार्तिकेयपुर थी लोगों की, तो वहां पर जो अंतिम शासक कौन था, सुभिक्षी राज था। जैसे भी हमने ऊपर देखा कुल 14 शासकों के नाम है, उसमें जो अंतिम शासक था वो सुभिक्षी राज का वहां पर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब लेकिन जब बात आती है ना जो कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक है, अगर खाली इतना बोला जाए कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक, कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक, तो उसको माना जाता है उसका नाम क्या है, ब्रह्मदेव। ठीक है, ब्रह्मदेव को जो अंतिम शासक माना जाता है कत्यूरी राजवंश का। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जब तक राजधानी कार्तिकेयपुर थी तो उस समय तक जो राजवंश का अंतिम शासक कौन था, सुभिक्षी राज था। जैसे ही राजधानी बदली, इसका मतलब जब ब्रह्मदेव शासन कर रहा होगा या ये शासक रहा होगा तो उस समय राजधानी वैजनाथ होगी। ठीक है, तो वैजनाथ रह चुकी होगी। तो क्वेश्चन को आपको इसके बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है जल्दीबाजी में पढ़ने के चक्कर में गलत भी हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको बचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सुभिक्षी राज। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जोशीमठ के नरसिंह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो नरसिंह मंदिर का निर्माण जो कराया गया था जोशीमठ का, उसका सही ऑप्शन है जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, बसंत देव के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो बसंत देव जैसा कि आपको पता है कि यह कत्यूरी राजवंश का संस्थापक भी यही था, तो इसी ने यहाँ पर जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, कहाँ पर, जोशीमठ में कराया था। तो इसके साथ ही इसने बागेश्वर के मंदिर का निर्माण भी कराया था। ठीक है, कौन से मंदिर का, बागेश्वर के मंदिर का भी इसने निर्माण कराया था। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो भूदेव था, जो था यह निम्बर वंश का अंतिम शासक था। निम्बर वंश का अंतिम शासक कौन था, भूदेव था। काफी दानी शासक माना जाता है इसको। इष्टगण देव भी जो था निम्बर वंश का ही शासक था। ठीक है, दूसरा शासक था ये। निम्बर के बाद जो अगला कौन था, इष्टगण था। और इच्छर देव था, यह था सलोड़ादित्य का संस्थापक। सलोड़ादित्य जो वंश परिवार चला था उसका संस्थापक भी यही था, इच्छर देव था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बसंत देव ने जोशीमठ के नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किस कत्यूरी शासक को वाराह अवतार के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो वाराह अवतार के रूप में जो कत्यूरी शासक को उल्लेखित किया गया है उसका नाम है ललित सूर्यदेव। ठीक है, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा ललित सूर्यदेव के जो ताम्रपत्र हैं कहाँ कहाँ से मिले हैं, इसके 2 ताम्रपत्र मिले हैं। पहला तो मिला है पांडुकेश्वर से, तो जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है इसमें ललित सूर्यदेव के बारे में है। और जो दूसरा है एक बागेश्वर से कंडारा का जो ताम्रपत्र है, कंडारा ताम्रलेख, कौन सा, कंडारा। ठीक है, ये भी ललित सूर्यदेव के बारे में ही बताता है। तो ये दोनों इसी से रिलेटेड है। कत्यूरी वंश के जो राजवंश है इसमें सबसे ज्यादा ताम्रपत्र किसके मिले हैं, ललित सूर्यदेव के ही मिले हैं। और सबसे जो तेजस्वी शासक है उसका नाम भी क्या है, ललित सूर्यदेव ही सबसे यहाँ पर प्रतापी और तेजस्वी शासक भी इसको माना जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे है, ललित सूर्यदेव से है। और कंडारा ताम्रपत्र का जो संबंध है वो भी किससे है, ललित सूर्यदेव से ही है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। और इसको वाराह अवतार के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस कत्यूरी शासक द्वारा बैजनाथ के मंदिरों का निर्माण कराया गया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बैजनाथ के जो मंदिर हैं उनका निर्माण किस कत्यूरी शासक के द्वारा कराया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी भूदेव ने बैजनाथ के मंदिरों का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो भूदेव जैसे कि हम जानते हैं कि काफी दानी शासक था, तो इस वंश में इसको काफी दानी शासक के रूप में जाना जाता था। तो इसने कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया, तो उसमें मुख्य रूप से बैजनाथ के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, भूदेव ने ही कराया था। ठीक है, और भूदेव के विषय में एक बात और जान लेते हैं, यह जो बौद्ध धर्म था ना उसका शत्रु था, बौद्ध धर्म को बिल्कुल भी नहीं
मानता था। तो बौद्ध धर्म का शत्रु अगर पूछा जाए, कार्तिकेय राजवंश का ऐसा कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म का शत्रु था? तो उसका नाम क्या था? भूदेव था। अब यहाँ पर इस बात को हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। जैसे भूदेव था, भूदेव से पहले कौन शासक था? भूदेव से पहले शासक था ललित सूर्यदेव, और ललित सूर्यदेव से पहले था इष्टदेव। ठीक है, तो इष्टगण देव जो था उसके टाइम पे शंकराचार्य जी यहाँ पर आए थे उत्तराखंड में, और इन्होंने यहाँ पर हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया था, यानी हिंदू धर्म के बारे में लोगों को जागृत किया था। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ पर भूदेव है, ठीक है, भूदेव इनसे प्रभावित हुए हो सकते हैं, और इन्होंने यहाँ पर बौद्ध धर्म के शत्रु के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न ए, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, भूदेव। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो जैसे ऊपर भी हमने व्याख्या करी थी इसके बारे में, तो वहां पर हमने इस फैक्ट को ऊपर वाले क्वेश्चन में ही क्लियर कर लिया था। ठीक है, तो ये फायदा होता है ना कि जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में उससे जुड़े अन्य फैक्टर जितने भी उसको भी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चन की तैयारी आपकी आराम से हो जाएगी। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, इसको कत्यूरियों को ही माना जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऐतिहासिक राजवंश किसे कहा जाता है? ऐसा राजवंश होता है ना जिसके ऐतिहासिक प्रमाण हमको उपलब्ध होते हैं, अर्थात उस राजवंश के विषय में हमको या तो हो सकता है अभिलेख मिलेंगे, है ना, अभिलेख मिलेंगे, उनकी वंशावलियों की सूचियां मिलेंगी। ठीक है, अभिलेख में हो सकता है ताम्रपत्र मिले या शिलालेख मिले, ताम्रलेख मिले, लेकिन कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। और ये कोई मतलब पुख्ता प्रमाण होंगे, पुख्ता साक्ष्य होंगे, ऐसा नहीं कि कोई कथाओं के रूप में या कहानी के रूप में अपनी मतलब कोई बात हमको ऐसा बता रहा हो। तो इसको कहा जाता है ऐतिहासिक राजवंश जिसके हमको प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। तो ऐसा प्रमाणिक पहला ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है? कत्यूरियों को ही माना जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब इसके साथ ही एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर, उसमें भी मतलब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश तो माना जाता है कत्यूरी को, लेकिन उत्तराखंड की प्रथम ऐतिहासिक शक्ति, ऐतिहासिक शक्ति, ठीक है, ये किसको माना जाता है? तो उत्तराखंड की प्रथम ऐतिहासिक शक्ति माना जाता है कुनिंद राजवंश को। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो किसको माना जाता है? कुनिंद को। ठीक है, तो ऐतिहासिक शक्ति का मतलब होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसका खुद का एक मतलब ऐतिहासिक स्वरूप, मतलब राजकीय स्वरूप हो, शासनिक स्वरूप हो। ठीक है, प्रथम सॉरी यहाँ पर ऐतिहासिक नहीं होगा, राजनीतिक शक्ति होगा। तो उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति, ठीक है, राजनीतिक शक्ति, इसको आप याद रखेंगे। तो उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति किसको माना जाता है? कुनिंद राजवंश को माना जाता है। राजनीतिक शक्ति का मतलब होता है एक ऐसा शासन व्यवस्था जिसका एक राजनीतिक स्वरूप होता है। राजनीतिक स्वरूप यानी कि उसका जो राजनीतिक कई तरह के मतलब उसमें विभाग हो सकते हैं, उसके बारे में हमको पता चलता है। ठीक है, जब हम उसका अध्ययन करते हैं कि एक राजनीतिक शक्ति थी वास्तव में, और इसके टाइम पे इसकी अलग अलग सीमाएं थी, और इस मतलब इन्होंने अपना राज्य को काफ़ी ज़्यादा समृद्ध बनाया हुआ था। तो राजनीतिक शक्ति अगर बात की जाए उत्तराखंड की प्रथम, तो उसका नाम होता है कुनिंद राजवंश। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है, परम भट्टरक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण करी थी? तो ये जो उपाधि थी परम भट्टरक महाराजाधिराज परमेश्वर, काफ़ी बड़ी सी उपाधि है। तो हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आयोग का कोई भरोसा तो है नहीं कि किस तरह के क्वेश्चन कैसे कभी भी पूछ सकता है, तो इसलिए इसको भी आप याद रखेंगे। परम भट्टरक महाराजाधिराज की उपाधि जो धारण करी थी वो बसंत देव ने करी थी, यानी कत्यूरी राजवंश का जो पहला शासक था उसने ये उपाधि धारण कर ली थी। उस समय जो शासक होते थे ना, वो ये उपाधियों को धारण कर लिया करते थे। तो ठीक है, इसने उपाधि धारण कर ली खुद के लिए कि परम भट्टरक महाराजाधिराज परमेश्वर, बसंत देव ने। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यही उपाधि एक अन्य शासक ने भी धारण करी थी जो इसी वंश और इसी परिवार से संबंधित था। बसंत देव के बाद कौन आया था? खरपर देव आया था। खरपर देव के बाद आया था कल्याण देव, ठीक है, या कल्याण राज। और उसका जो अंतिम शासक था प्रथम परिवार का ना, बसंत देव वाले लाइन में ही जो पहला था उसका नाम था त्रिभुवन राज। क्या नाम था उसका? त्रिभुवन राज। ठीक है, त्रिभुवन राज ने भी सेम यही उपाधि धारण करी थी। ठीक है, अब त्रिभुवन राज अगर बसंत देव ने यह उपाधि धारण करी प्रथम शासक ने, तो अंतिम शासक भी कहाँ पीछे रहने वाले थे? तो इन्होंने भी उपाधि धारण कर ली। तो इसलिए क्वेश्चन में अगर इस तरह से आ जाए ना कि उपाधि किसने धारण करी, तो ये दो ऑप्शन आपको कभी साथ में देखने को नहीं मिलेंगे, एक ही ऑप्शन दोनों में से मिलेगा। तो आप दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे जो आपको ऑप्शन में
यहाँ पर दिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर है ऑप्शन ए वसंत देव। अगला प्रश्न है, किस कत्यूरी शासक ने जागेश्वर मंदिर समूह में उपस्थित लकुलेश्वर, नटराज आदि की मूर्तियां स्थापित कराई थी? तो जागेश्वर मंदिर समूह जो है यह है अल्मोड़ा जनपद में। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा अल्मोड़ा जनपद में है और आप सभी यहाँ गए भी होंगे। ठीक है, काफी बड़ा सा मंदिर समूह है, एक मंदिर समूह है, छोटे बड़े कई प्रकार के मंदिर हैं यहाँ पर और उनका एक बड़ा सा यहाँ पर समूह है। ठीक है, तो यहाँ पर लकुलिस और नटराज आदि की जो मूर्तियां इस मंदिर में स्थापित कराई गई थी, ये कराई गई थी यहाँ पर ईष्टगण देव के द्वारा। किसके द्वारा? ईष्टगण देव के द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ईष्टगण देव जो था द्वितीय शाखा यानी निम्बर वाली शाखा थी, जो ना निम्बर शाखा थी, निम्बर के अंतर्गत इसने शासन किया था। तो ईष्टगण देव ने क्या किया था? उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर समूह में लकुलिस और नटराज की मूर्तियों को स्थापित कराया था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जागेश्वर मंदिर समूह जो थे इनकी स्थापना किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी? तो जो इनकी स्थापना थी ना, ये कत्यूरियों के शासनकाल में स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो इसके हाँ, लेकिन ऐसा है कि आगे चल के चंद राजवंश आया तो इन्होंने भी इसमें अपना सहयोग दिया था, वो अलग बात है। लेकिन स्थापना जो हुई थी इनकी स्टार्टिंग कत्यूरियों के शासनकाल में स्थापना इनकी स्टार्टिंग हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ईष्टगण देव ने क्या किया था? जागेश्वर मंदिर में लकुलिस और नटराज की मूर्तियां स्थापित कराई थी। इसके अतिरिक्त ईष्टगण देव ने एक काम और किया था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि समस्त उत्तराखंड को क्या काम किया था? समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का काम इसने किया था। एक सूत्र में बांधने का काम। ठीक है, एक सूत्र में बांधने का काम किसने किया था? ईष्टगण देव ने किया था। अब एक सूत्र में बांधने का काम ये होता है कि उत्तराखंड की सीमाओं को, ठीक है, मतलब उत्तराखंड की जो उसकी राज्य सीमा फैली थी उसको मतलब शत्रुओं से मुक्त कराना। ठीक है, जैसे कि अलग अलग सीमाओं पर अलग अलग राजवंश मतलब अलग अलग शासक राज्य करते थे, राज करते थे, तो अतिक्रमण भी कर देते थे कभी कभी। तो उन सभी से जीत के मतलब सीमाओं को सुरक्षित करना, यानी समस्त उत्तराखंड की सीमाओं को एक साथ ले आना और उसको एक सूत्र में बांधना। ठीक है, इसको कहा जाता है एक सूत्र में बांधने का काम। तो ईष्टगण देव ने जो तराई का क्षेत्र था वहां एक सेना भी भेजी थी और वहां शत्रु को पराजित भी किया था। ठीक है, तो किसने सबसे पहले तराई क्षेत्र में एक सेना भेजकर वहां के शत्रु को पराजित किया था? तो उसका नाम था ईष्टगण देव। ठीक है, तो ऑप्शन सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, अशांति देव ने अपनी राजधानी जोशीमठ से कहाँ स्थानांतरित करी थी? अभी अशांति देव वंश था ये, जो यह क्या था? ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कार्तिकीपुर राजवंश के अंतर्गत ना 3 मुख्य लोगों ने शासन किया था, 3 परिवारों ने शासन किया था, 3 परिवारों के 14 राजाओं ने शासन कर लिया था इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम शासक जो था सुमिक्षी राज था। और इसके बाद ऐसा माना जाता है कि कार्तिकीपुर राजवंश जो था इसका विघटन होना स्टार्ट हो गया था, यानी ये अलग अलग शाखाओं में बढ़ गया था, बहुत सारी अलग अलग शाखाओं में बढ़ गया था। तो जैसे यहाँ पर मतलब इस वंश की अलग अलग शाखाएं हो गई थी और इसमें जो शासक थे ना, इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में जाके बस गए और अपने अपने क्षेत्रों में मतलब शासन करने लगे थे। तो उसी प्रकार एक जो शासक था अशांति देव ने भी अशांति देव वंश की स्थापना कर डाली। ठीक है, तो सभी जो शासक थे अपने अपने वंश की स्थापना कर रहे थे। तो अशांति देव कहाँ पीछे रहने वाले थे? ठीक है, तो इन्होंने भी क्या कर दिया? अशांति देव वंश की स्थापना कर डाली। किसकी? अशांति देव वंश की स्थापना कर डाली और अपने खुद के नाम से। तो उस समय जो राजधानी थी तो जोशीमठ में ही थी। ठीक है, चमोली जोशीमठ में उपस्थित स्थापित की गई थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया? राजधानी को वहां से हटा दिया। तो कहाँ स्थापित करा? तो इन्होंने रणचूला कोट में स्थापित कर दिया। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, रणचूला कोट। ठीक है, तो ये जो है जो कत्यूर घाटी थी, कत्यूर घाटी का सबसे टॉप का इलाका होता है जो रणचूला कोट टॉप के इलाके में स्थित था। ठीक है, काफी ऊंचे इलाके में स्थित था। तो अशांति देव ने क्या किया? जोशीमठ से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? रणचूला कोट में स्थापित कर दी थी। ठीक है, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर अशांति देव वंश में कुछ शासक हुए थे। ठीक है, तो उसको हम जान लेंगे आगे। अगर इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं या आपके कोई और अन्य डाउट होते हैं तो आप उनको हमें कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ क्वेश्चंस को लाएंगे। और आपको क्लास कैसी लगी हमें जरूर बताइए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो हम इसको डेली यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और अन्य टॉपिक की क्लास भी जल्दी ही लाएंगे MCQ की फॉर्म में, और उनकी व्याख्या की जाएगी प्रत्येक प्रश्न की, जैसे हिंदी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटी इत्यादि की। तो मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी ही। थैंक यू।